मैं दीपक शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने बात की थी आवेश के बैकग्राउंड के बारे में, आवेश के बारे में बेसिक बात की थी कि आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो आवेश के बारे में सबसे पहले एक यूनानी जो दार्शनिक थे थेल्स ने बताया था लगभग 600 ईसा पूर्व कि एक एम्बर नामक पदार्थ होता है, अगर उसे हम ऊन या रेशम के कपड़े से रगड़ें तो उसमें अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उसके बाद में सन 1600 के अंदर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। उन्होंने कहा कि ऐसा गुण केवल एम्बर में ही नहीं पाया जाता बल्कि और बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे वो कांच की छड़ हुई, एबोनाइट की छड़ हुई, प्लास्टिक की छड़ हुई। अगर या फिर प्लास्टिक का कंगा की बात करूं, उनको भी हम किसी विशिष्ट पदार्थ से घर्षण कराते हैं तो उनमें भी अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। फिर हमने बात की थी कि समान आवेश आपस में क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। असमान आवेश आपस में क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था। फिर हमने बात की थी आवेश के प्रकार के बारे में कि आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश। और बच्चों आवेश का जो नामकरण है ना, वो सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 में किया था। हम यहां तक इससे पहले वाली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जैसे ही क्लास आए क्लास का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और नोट्स की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां जाइए, ज्वाइन कीजिए और वहां पर आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। आपके कोई भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, आप वहां पर पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस क्लास के अंदर विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, या मैं इसे कह सकता हूं विद्युत आवेश का आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक मत। जो मॉडर्न थ्योरी थी आवेश के बारे में वो क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा क्या कहती है। तो आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी पदार्थ होते हैं बच्चों, वो सभी पदार्थ किनसे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किनसे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से। और अगर मैं परमाणु के बारे में अगर बच्चों में बात करूं तो आपको पता है परमाणु का जो बिल्कुल बीच का जो सेंटर पार्ट होता है उसे के अंदर बच्चों क्या होते हैं? हमारे पास में एक प्रोटॉन होता है और एक हमारे पास में बच्चों क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। और नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब देखो आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है। आधुनिक सिद्धांत जिसे हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत भी कहते हैं, और विद्युत आवेश का ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ही क्यों आया, प्रोटॉन सिद्धांत क्यों नहीं आया, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। एक एक बात बिल्कुल बेसिक से मैं आपको कवर करवाऊंगा। बस आप तो क्लास को पूरा देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सभी विद्यार्थियों को प्रॉफिट मिले। बच्चों जो कोचिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे लाखों विद्यार्थी होते हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते, तो कम से कम उनको यहां मैटर मिल जाए, अच्छे से क्लास एकदम अच्छे से समझ में आ जाए तो उनका भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। आपको भी अगर आप उनको बताओगे कि इस चैनल के माध्यम से या यहां से आप पढ़ सकते हो तो आपको भी वो थैंक यू बोलेंगे, आपका भी शुक्रिया करेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि उन सभी विद्यार्थियों तक क्लास पहुंचे जो कोचिंग नहीं कर सकते, जो फीस नहीं दे सकते। प्रत्येक गवर्नमेंट विभाग स्कूल में पढ़ने वाले उन गरीब छात्र छात्राओं को भी पूरा एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिले और वो भी अपने फ्यूचर को, एक भविष्य को, सपने का साकार कर सकें।
चलिए हम बात करते हैं अब कि विद्युत आवेश का जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है ना, वो क्या कहता है। वो कहता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और आपको पता है बच्चों, जो परमाणु होता है ना, उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नाभिक। ये नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। और बच्चों आपको पता है नाभिक में है ना, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो हमारे पास में नाभिक में एक तो क्या है, प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है। और बच्चों प्रोटॉन कैसा कण होता है? धनावेशित कण होता है। कैसा कण होता है? धनावेशित कण होता है। यहां पर हमारे पास में ये क्या है, न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कैसा कण है बच्चों? उदासीन कण है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। कौन चक्कर लगा रहे हैं? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन एक कैसा कण है बच्चों? ऋण आवेशित कण है। कैसा कण है? ऋण आवेशित कण है। ध्यान से समझिएगा आप। देखो न्यूट्रॉन तो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। और बच्चों याद रखिएगा, अगर कोई भी हमारे पास में परमाणु है, अगर हमारे पास में कोई भी परमाणु है, तो उसके अंदर याद रखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, या मैं कहूं प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, ये दोनों क्या होती, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये दोनों हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। याद रखिएगा, परमाणु के अंदर हमेशा प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर रहती है। इसलिए याद रखना, जो परमाणु होते हैं ना, परमाणु होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। और विद्युत के उदासीन, या मैं कहूं परमाणु होता है वो उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उस उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो बराबर होने से क्या हुआ? क्योंकि बच्चों प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ये पॉजिटिव है, प्लस का है। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है बच्चों, वो परिमाण में तो समान होता है, मैग्नीट्यूड तो देखो समान है। अगर मैं इस चिन्ह को ढक लूं यहां पर, तो देखिएगा यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर ये दोनों संख्या क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी क्या है? समान है। ठीक है ना। लेकिन याद रखना, मैग्नीट्यूड तो समान है, लेकिन यहां पर बच्चों याद रखिएगा, परिमाण तो समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है। प्रोटॉन पर जितना धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही क्या होता है? ऋणावेश होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज को प्रोटॉन उदासीन कर देगा, या मैं कहूं प्रोटॉन के चार्ज को इलेक्ट्रॉन उदासीन कर देगा। और न्यूट्रॉन तो वैसे ही न्यूट्रल है, समझ रहे हो ना। तो यहां पर इसलिए परमाणु क्या होता है? विद्युत का उदासीन होता है। तो आपको एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि परमाणु होता है वो विद्युत का उदासीन क्यों होता है? क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। प्रोटॉन पर जितना धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋण आवेश होता है। क्लियर ये बात? अब ध्यान से समझिएगा। अरे बच्चों, कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, चाहे वो कांच की छड़ हो, चाहे वो रेशम का कपड़ा हो, चाहे वो एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ हो, चाहे वो बिल्ली की खाल हो, चाहे वो कंगा क्यों ना हो प्लास्टिक का, कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वो सभी परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। और परमाणुओं से मिलकर बनी होती है तो उनके अंदर ये व्यवस्था होती है। अब ध्यान से समझिएगा, परमाणु का, या मैं कहूं विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। अब देखो यहां पर ये तो नाभिक है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम कोई भी दो पदार्थों के अंदर आपस में क्या करवाते हैं? घर्षण करवाते हैं, रगड़न करवाते हैं या घर्षण करवाते हैं, तो क्या होता है?
एक पदार्थ उनमें से ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ अधिक आकर्षण करता है उस पदार्थ के अंदर क्या चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। या फिर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि कोई भी दो पदार्थों में जब अपन घर्षण करवाते हैं तो एक पदार्थ ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कम दृढ़ता से बंधे हैं, ढीले बंध से बंधे हैं, कमजोर बंध से बंधे हैं। और एक परमाणु ऐसा है, एक पदार्थ ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे हैं, दृढ़ता से बंधे हैं, प्रबलता से बंधे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड द्वारा बंधे हैं। तो एक बात बताओ, जब उनमें घर्षण कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन है ना, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ढीले बंध द्वारा बंधे हैं, उसमें से किसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसमें अधिक दृढ़ता से इलेक्ट्रॉन बंधे हैं। तो कुल मिलाकर के बात एक आती है कि जब हम दोनों विशिष्ट पदार्थों में घर्षण करवाते हैं तो पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। और याद रखिएगा, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके चले जाते हैं वो तो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, एक एक बात यहां पर मैं लिख सकता हूं, एक एक बात अच्छे से समझिएगा। आपको नोट्सों के अंदर बहुत अच्छे से एक एक चीज अच्छे से लिखी हुई मिलेगी। तो पहली बात मैं क्या लिख सकता हूं, जिस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल कर चले जाते हैं वह धनावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणावेशित हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन निकलकर चले जाते हैं वो पदार्थ खुद तो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है वह क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो इसका मतलब आप समझ गए अच्छे से बच्चों, क्या समझे आप अच्छे से कि जब दो पदार्थों को घर्षण कराएंगे, जैसे मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, जैसे मैं इन दोनों पदार्थों के बीच में घर्षण करवा रहा हूं। मान लिया इस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन ढीले बंध से, कमजोर बंध से, दुर्बलता से, कम दृढ़ता से बंधे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके इसमें चले जाएंगे। तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो ये क्या हो गया, ऋणी हो गया। इसका क्या हो गया, ऋणी। अरे जब आप किसी से पैसे उधार ले लोगे तो आप उस व्यक्ति के ऋणी तो हो जाओगे। तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या हो गया, ऋणी हो गया। इसने दे दिया, दान कर दिया, इसको दे दिया, इसका मतलब ये धनी है, धनवान है, धनावेशित हो गया। क्लियर ये बात? तो ये बात अच्छे से समझिएगा। अब मैं देखो एक सिंपल से, वो ही अपना एक बेसिक सिंपल सा एक एग्जाम्पल है NaCl का। इस एग्जाम्पल से मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा कि कैसे धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होते हैं। चलो आप अगर यहां तक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर ये बात? अब ध्यान से समझिएगा, क्या समझिएगा, देखो NaCl के बारे में समझिएगा, अच्छे से समझिएगा एक एक बात को। अब देखो जो NaCl होता है ना, वो NaCl किससे मिलकर बना होता है बच्चों? NaCl मिलकर बना होता है Na पॉजिटिव से, NaCl मिलकर बना होता है Na पॉजिटिव से और Cl नेगेटिव से। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर NaCl है ना, NaCl का निर्माण Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से हुआ है। अब सोडियम के परमाणु क्रमांक कितने हैं? 11 हैं। क्लोरीन के परमाणु क्रमांक होते हैं 17। तो पहले मैं इनको हटा लेता हूं यहां से, ध्यान से देखिएगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2 8 1। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, उसके बाद में 1।
यहां क्लोरीन का कितना हो गया, इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 7। अब देखो यहां क्या होता है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो क्या होता है, प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसको मिलते नहीं है, और इसको 7 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसलिए सोडियम क्या कहता है, चल क्लोरीन तुम मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, ग्रहण कर ले। तो क्या होता है, यहां पर क्या होता है, जो हमारे पास में ये सोडियम है ना, ये सोडियम ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और क्या बना लेता है, Na पॉजिटिव बना लेता है। तो यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 8 1, और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2 और 8, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने त्याग दिया। तो एक बात बताओ, जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तभी तो ये कैसा चार्ज हुआ, अरे तभी तो इस पर क्या आया, यहां पर क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई कि नहीं, अरे यहां की तुलना में यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। और बच्चों याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है ना, तो वहां पर वो एटम कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। क्लियर ये बात। और यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारे पास में जो Cl है वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, 2 8 7, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 1 नेगेटिव। तो यहां पर देखो 2 8 8, तो यहां से यहां पर जाते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, आप बोलो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्यों हुई है, वृद्धि हुई है। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है बच्चों, वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनों की जब वृद्धि हुई है तो कौन सा आवेश आया है, ऋणावेश आया है, या मैं कहूं ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार से ये NaCl बना है, इस प्रकार से यहां पर ये क्या बना है, Cl नेगेटिव बना है। ठीक है ना, और याद रखिएगा, ठीक है ना, उनसे मिलकर बना है ये। ठीक है, इससे क्या बना है, ये बना है। ठीक है ना, और सॉरी ये मैंने नीचे अच्छे से समझा दिया है। अब एक बात ध्यान से सुनो, तो आप समझ गए ना, जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो धनावेशित हो जाता है। तो धनावेश किसे कहते हैं, धनावेश बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम क्या कहते हैं, धनावेश। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या कहते हैं, धनावेश। क्या कहते हैं, धनावेश। ध्यान से समझिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और अच्छे से समझाता हूं, फिर हम एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे और वो ही कॉन्सेप्ट हमारे काम का होगा। अब यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो गई, तो एक बात बताओ, यहां पर इसके द्रव्यमान में भी क्या हो जाएगी, कुछ कमी हो जाएगी। तो याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके चले गए। अरे इलेक्ट्रॉनों का भी तो द्रव्यमान होता है ना, 9.1 × 10⁻³ kg होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल करके चले गए तो उस परमाणु के द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, पहले की तुलना में कमी हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जब कोई भी परमाणु पर धनावेश आता है ना, धनावेश आता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है तो वो धनावेशित हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो याद रखिएगा, द्रव्यमान में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। द्रव्यमान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। याद रखिएगा, ठीक है ना, द्रव्यमान में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और यहां पर क्या होता है, अगर कोई पदार्थ ऋणावेशित होता है तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। और ध्यान से समझिएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो भाई इस इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होता है Me, जो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। तो इसके द्रव्यमान में इतने की वृद्धि हो जाएगी ना, अगर एक ग्रहण किया है तो यहां पर अगर कोई एटम ऋणावेशित हुआ है तो याद रखिएगा उसका द्रव्यमान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, द्रव्यमान में वृद्धि। तो ये बात भी याद रखिएगा। अगर आपको, तो हम यहां से भी पता लगा सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है और आपको ये नहीं बोल रखा है ए ग्रहण कर रहा है या बी ग्रहण कर रहा है, तो आपको ये कह दे कि एक के द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है।
एक के में कमी हो रही है, इसका मतलब कमी, द्रव्यमान में कमी का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा इस बात को। तो यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट बना सकता हूं, क्या बना सकता हूं, याद रखिएगा, अगर कोई भी पदार्थ है, अगर कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और वो धनावेशित तो होगा ही होगा, उसके द्रव्यमान में भी क्या आ जाएगी, कमी, द्रव्यमान में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अगर कोई हमारे पास में कोई पदार्थ है, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की जब वृद्धि होती है तो वो परमाणु पर कैसा आया, उस पदार्थ पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणावेशित आ जाएगा। और ऋणावेश आ जाएगा और वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है, तो वहां पर द्रव्यमान में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये एक याद रखिएगा रामबाण कॉन्सेप्ट है, हमारे न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे तो याद रखिएगा एक रामबाण कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब मैंने आपको बता रहा हूं कि जब कांच की छड़ है हमारे पास में, क्या है, कांच की छड़, ये हमारे पास में कांच की छड़ है, तो जब बच्चों कांच की छड़ को आप रेशम के कपड़े से घर्षण करवाते हो, किससे कराते हो, रेशम के कपड़े से, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ में मजबूत या ढीले बंध से बंधे होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है ना, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में हो जाता है। इसलिए याद रखना कांच की छड़ तो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। इसी प्रकार जब हमारे पास में कोई प्लास्टिक की छड़ है, क्या है, प्लास्टिक की छड़ है, तो याद रखिएगा प्लास्टिक की छड़ को जब हम बिल्ली की खाल से या समूर से घर्षण कराते हैं, तो इस बार इलेक्ट्रॉन है ना, वो बिल्ली की खाल में या मैं कहूं समूर के अंदर, बिल्ली की खाल या समूर के अंदर ढीले बंध से बंधे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इधर होता है। इसलिए याद रखना प्लास्टिक की छड़ होती है वो ऋणावेशित हो जाती है और बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट है जिसको हम विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा अच्छे से समझ पा रहे हैं, अच्छे से हमने क्लियर किया है। चलो यहां तक कोई डाउट हो तो लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर। अब बात करते हैं कि इसे हम विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, कोई भी वस्तु है अगर वो आवेशित होती है तो मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान ही क्या होता है, किसी पदार्थ का आवेशन या आवेशित होना कहलाता है। जब वो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो वो धनावेशित हो जाता है, अगर वो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो वो ऋणावेशित हो जाता है। जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं उसके द्रव्यमान में पहले से वृद्धि हो जाती है, जिसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए उसके द्रव्यमान में पहले से कमी हो जाती है। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हमें इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों समझाते हैं। इसका समझाने का रीजन ये है, इसके समझाने का कारण दो है। पहला कारण तो बच्चों एक ये है कि याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास में जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में दुर्बल आकर्षण बल होता है, या मैं कहूं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। जबकि यहां पर नाभिक के अंदर प्रोटॉन किससे बंधा होता है, परबल नाभिकीय बलों से बंधा होता है, परबल नाभिकीय बलों से बंधा होता है। जो याद रखना बच्चों हमने पढ़ा था, प्रकृति का सबसे क्या है, परबल बल है। अरे याद रखना प्रकृति के सबसे प्रबल बल, जो प्रबल नाभिकीय बल होते हैं उससे ये प्रोटॉन नाभिक में बंधा होता है। इसलिए प्रोटॉन का आदान प्रदान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मजबूत बंध द्वारा बंधा होता है।
क्लियर। एक कारण तो ये है कि क्या है, प्रोटॉन नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। दूसरा रीजन ये है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है ना बच्चों, वो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1837 गुना ज्यादा होता है। इसका मतलब यहां पर प्रोटॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज्यादा भारी कण है, इसलिए उतने भारी कण का आदान प्रदान आसानी से नहीं हो सकता। इसलिए हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि प्रोटॉन का आदान प्रदान हो जाए तो ये धनावेश हो जाए, ये ऋणावेश हो जाए, इसलिए प्रोटॉन की कोई थ्योरी नहीं है। तो याद रखना, अगर कोई भी पदार्थ है, अगर वो आवेशित है तो उसके आवेशित होने के लिए कौन सा कण उत्तरदायी है, तो बच्चों हम क्या बताएंगे, उसके आवेशित होने के लिए केवल और केवल कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये टॉपिक क्लियर किया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए और बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, या कोई डाउट हो तो वो आप बताइए। और मिलते हैं, या आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करें और शेयर करें।